हाय यार, आज चलो बात करते हैं एनएफटीज के बारे में। हाँ, मैं आज हिंदी में बात करूँगा। मैं भी हिंदी बेल्ट से हूँ, मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आता है। और दूसरी बात यह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं डायरेक्टली समझाना चाहता हूँ कि एनएफटी क्या है, और हिंदी से बेहतर मैं नहीं समझा पाऊँगा। अब बात आते मुद्दे पे आते हैं कि हाँ, ये टोकन्स क्या हैं, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो ब्लॉकचेन आप ऐसे समझ लो कि एक वेबसाइट ही है, एक वेब एप्लीकेशन ही है ब्लॉकचेन भी। आप जाते हो वहाँ पे, वेबसाइट पे आप जाते हो, मोबाइल ऐप पे, और आप कुछ एक टास्क वहाँ करते हो, राइट। तो जब ब्लॉकचेन की स्टार्टिंग हमारी ज़िंदगी में हुई तो वो हुई थी क्रिप्टो करेंसी से। हाँ, अब फर्क कहाँ पे आता है ब्लॉकचेन में और नॉर्मल वेबसाइट में, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम नॉर्मल वेबसाइट की बात कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में फेसबुक है। फेसबुक लगभग लगभग सभी ने यूज़ की हुई है। हम जब फेसबुक की बात करते हैं तो जो भी डेटा, जो भी हम स्टेटस लिख रहे हैं, हम फोटोग्राफ डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, मेरा अकाउंट बनाया है, मैंने अपना नाम चेतन लिखा है, अपनी एज लिखी है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ वो लिखा हुआ है, सब कुछ जो है वो फेसबुक के सर्वर पे है। फेसबुक का सर्वर कहीं है यूएस में रखा हुआ है, वहाँ सारा सारा डेटा है उनके पास। कल को उनकी मर्जी है, वो चाहे मेरा प्रोफाइल डिलीट कर दे, वो चाहे मेरा नाम चेतना कर दे, वो चाहे मेरी एज चेंज कर दे, मेरी डिग्री चेंज कर दे उस प्रोफाइल में जाके। वो नहीं करेंगे, मतलब मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, वो क्यों ही करेंगे। लेकिन जो पूरी अथॉरिटी है वो उनके पास है, क्योंकि सर्वर उनका है, राइट। सेम चीज अब जब हम बात करते हैं बैंक्स की, तो बैंक्स का सर्वर भी बैंक्स के पास है। ऑल्दो वो सारा का सारा रिजर्व बैंक पे है, गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो कंट्रोल रखती है, तो आपका पैसा सेव है। मैं नहीं कह रहा कि बैंक में पैसा सेव नहीं है, लेकिन पॉइंट है सिर्फ सेंट्रलाइज का और डिसेंट्रलाइज का। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन कैसे आती है। सो ब्लॉकचेन में खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, ये एक सर्वर ना रख के हम सब लोग सर्वर रख लेते हैं। तो उनको हम कहते हैं नोड्स। और अगर मैं बात करूँ इथीरियम के और बिटकॉइन के, तो उनको कहते हैं माइनर्स। तो माइनिंग भी करते हैं, नोड भी रखते हैं। माइनिंग करना ना करना उनकी मर्जी है, माइनिंग क्या है वो बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने नोड रखे। अब जितना भी डेटा है वो एक जगह नहीं है, वो जितने भी नोड्स हैं वो डेटा उन सारे नोड्स पे कॉपी है, राइट। तो अब किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है कि सारा डेटा बैठ के चेंज कर दे। और अगर एक दो नोड चेंज भी करेंगे तो अगली बार जब वो चेक करेंगे ना कि डेटा चेंज तो नहीं हुआ, तो वो नोड पकड़े जाएंगे और उनको उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें डेटा लिखते हैं, तो अब तो कोई कुछ भी लिख देगा। अब मान लिया मेरा तुम्हारा लेन देन हो रहा है, मैंने कहा मैं तुम्हें 500 रुपये दे रहा हूँ, और तुम उसको कल को चेंज कर दोगे, 500 नहीं 300 ही दिए थे। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए माइनर होते हैं। तो डेटा डायरेक्टली कोई नहीं लिखता, डेटा लिखने के लिए माइनर होते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे ऐसा मान के चलो कि उनसे हम कहते हैं यार पहले तुम एक काम खत्म करो, पहले तुम ये 5-7 मिनट 10 मिनट अपनी मशीन चलाओ। और उनकी हैवी मशीन होती है, तो पैसा खर्च होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बड़े बड़े सीपीयू जीपीयू लगे होते हैं, उसे पैसा लगता है। उनको एक भारी सा काम मतलब एक प्रोग्राम रन करने के लिए दिया जाता है जो टाइम लेता है रन होने में। जब वो प्रोग्राम वो प्रॉपरली रन कर लेते हैं, तब हमें लगता है हाँ अब भाई ये आदमी जो है 100,000 रुपये खर्च कर चुका, तो अब ये फ्रॉड तो नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा अब ये फ्रॉड तो नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कोई भी माइनर बन सकता है। अब जब कोई भी माइनर बन सकता है तो प्रॉब्लम है। तो हमने कहा यार ये फ्रॉड ना करें, इसके लिए क्या करें। हमने कहा पहले काम कर, या तो 2,000 रुपये काम खत्म कर, अपनी मशीन की एनर्जी खत्म कर, अपने बड़े बड़े हैवी जीपीयू लगा, और तब हम कहेंगे कि हाँ तू ये ट्रांजेक्शन राइट कर सकता है। तो हमने कहा, उसने पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व की, अब उसने वो ट्रांजेक्शन राइट कर दिया, तो वो होते हैं माइनर। अब इस माइनिंग में जो वो ट्रांजेक्शन राइट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट अब उसको भी कुछ चाहिए। तो उससे कहते हैं यार जब भी तू एक ट्रांजेक्शन लिखेगा, अगर तूने सही से माइनिंग की, तूने वो प्रॉब्लम सॉल्व की, सबसे जल्दी कर ली, और वो ट्रांजेक्शन तूने राइट कर दिया, तो तुझे बदले में कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे, इथीरियम कॉइन्स। तो ऐसे जो है ब्लॉकचेन काम करता है। अब हम उन्हें पुराने वाले मुद्दे पे आते हैं कि एनएफटी क्या था, वो तुम भूल ही गए। तो अब जब मैं इथीरियम कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की या इथीरियम की बात कर रहा हूँ, तो ये है फंजीबल टोकन्स। फंजीबल मतलब एक टोकन और दूसरा टोकन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक से हैं। या मैं बात करूँ 100 रुपये का नोट है, आपके पास भी है, मैंने आपका ले लिया, आपने मेरा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 100 रुपये में चल रहे हैं। सेम चीज़ इथीरियम है,
एक ईथर मेरे पास है, दूसरा ईथर आपके पास है, तो सेम टाइम पर उसकी वैल्यू सेम है भाई, उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, बहुत तेज घटती बढ़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक दिए हुए टाइम पे दोनों इथीरियम जो है, दोनों इथीरियम के कॉइन्स हैं ईथर, वो सेम है, आइडेंटिकल है। उनमें कोई मतलब नहीं है कि भाई नहीं ये वाला बढ़िया है ये वाला खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनएफटी की, ये है नॉन फंजिबल टोकन, ये एक दूसरे में चेंज नहीं होते। मतलब हर एनएफटी यूनिक होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, उसके साथ क्या क्या घटा है, कब वो किसने बनाया था, फिर किसके पास ट्रांसफ़र हुआ, कब तक उसके पास रहा, आगे उसके साथ क्या हुआ, उसमें हम डेटा की चेन भी होती है, उसको मेटा डेटा बोलते हैं, मेटा डेटा भी साथ में रख सकते हैं हम चाहें तो। ये होता है एनएफटी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो लाइक कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया था, तो उस वर्ल्ड कप की एक वीडियो है। अब वो एक मोमेंट है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, हो सकता है वो 30 सेकंड की वीडियो हो। हमने कहा यार इसका एनएफटी बना दो, तो अब एनएफटी तो उसका एक ही बनेगा, जो बीसीसीआई है, जो आईसीसी है, वो उसके राइट्स दे देगा। यार देखो इसके राइट्स है, तुम एनएफटी बना सकते हो। तो अब उसके राइट्स देने से क्या हो रहा है कि वो किसी और दूसरे को नहीं देंगे, तो उसका एनएफटी अगर बनेगा तो जेन्युइन वाला एक ही बनेगा। अब जो कलेक्टर्स होते हैं जिनको भाई अच्छा लगता है कि नहीं मेरे को तो यूनिक चीज़ रखनी है अपने पास, अभी भी लोग रखते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती लेकिन लोगों को लगती है, तो वो उसको रखते हैं, महंगी महंगी पेंटिंग बेचते हैं। ऐसी कोई कहीं से कोई पत्थर उठा लाता है, कोई कुछ करता है, तो ये लोग होते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं। सचिन तेंदुलकर का बैट ले लिया तो उनको शौक होता है, उनके पास पैसे हैं। अब एक वीडियो बनाई, उस वीडियो का एनएफटी क्रिएट कर दिया, एनएफटी क्रिएट करके वो किसी ने ले लिया, अब वो हमेशा के लिए उसका है। अब उसके दो तरीके हैं, या तो एक तरीका ये है आज भाई मैंने 1000 रुपये का लिया, कल की डेट में कोई आता है यार मुझे चाहिए, मैंने कहा मैं तो 1000 का तो नहीं दूंगा, उसने कहा मुझे 5000 का दे दे, मैंने उसको 5000 का बेच दिया। तो एक तो ये बिडिंग सिस्टम हो गया जहाँ से वैल्यू बनती है एनएफटी में। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा जिसको भी वीडियो देखनी है ना ये वाली, अगर ओरिजिनल देखनी है, एनएफटी मोमेंट देखने हैं, तो भाई मुझे पैसे देने पड़ेंगे। एक बार दिखाऊंगा तो 10 रुपये लूँगा। तो मैंने नेटवर्क पर डाल दी, वहाँ से फीस है, उस नेटवर्क की कुछ फीस है, 10 रुपये में से 3 रुपये वो रख रहे हैं, 7 रुपये मुझे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये एनएफटी का पूरा गेम चलता है। यहाँ से पैसा बन रहा है, ये कलेक्टिबल है, हमेशा के लिए है, तो सिक्योर है। अब बात करते हैं फ्रॉड कैसे होता है। देखो एक तो चीज़ है, हमें खुद पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सच में कलेक्टिबल है और कौन सी नहीं है, या हमें खुद आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी जेन्युइन है। तो हम चेक करें कि कम्युनिटीज़ के बारे में क्या कह रही है, इसकी जेन्युइननेस है तो उसे ऑथेंटिकेट कैसे करें। भाई जो जो इसका एनएफटी का ऑनर कुछ बात कह के बेच रहा है, वो सही भी है गलत है, तो या तो हम इसका कंफर्म कर पाएँ, और अगर नहीं कर पाते तो हमें उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, तब वो डेंजरस हो सकता है कल की डेट में वो एनएफटी किसी वैल्यू ही ना हो और हमने फालतू पैसे ट्रांसफ़र कर दें। क्योंकि ये चीज़ जो है किसी भी गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर आप कोई काम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से कर रहे हो तो आप फिर ये भूल जाओ कि कोई गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेने वाली है, फिर वहाँ जिम्मेदारी पूरी की पूरी तरह आपकी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही ये होता है पीयर टू पीयर, एक पीयर आप हो, दूसरा पीयर वो जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप इसके लिए किसी को कोर्ट में नहीं घसीट सकते। सो ये पूरा गेम है एनएफटी का। अब बात करते हैं कि एनएफटी खराब है अच्छी है। तो अगर मेरा विचार है, मेरा व्यू पॉइंट है, तो एनएफटी सच में एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में इसकी बहुत वैल्यू हो सकती है। रीज़न, अगर मैं वीडियो गेमिंग की बात करूँ, वीडियो गेम हर कोई खेलता है। अब आज की डेट में एक बंदूक है, पबजी में भी खेल रहा हूँ, उससे मैं फौजी एक गेम आया उसमें भी खेल रहा हूँ, और भी मान लिया 20 तरह के गेम हैं जहाँ पे बंदूक से मतलब कोई फाइट के गेम है उनसे मैं खेलता हूँ, या मेरे पास वेपन्स में कलेक्ट करता हूँ, या हो सकता है क्रिकेट का है। अब क्रिकेट का एक गेम यहाँ भी चल रहा है, दूसरा गेम भी है। अब मैंने एक बंदूक ले ली और उससे मैं अच्छी फाइट करता हूँ, तो कल की डेट में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसकी पावर बढ़ती जा रही है, उसमें जो नंबर ऑफ बुलेट्स हैं वो मुझे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब मैंने एक एक्स गेम में यूज़ कर रहा था और सेम बंदूक को मैं दूसरे गेम में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू है एनएफटी की। क्यों? क्योंकि यूनिक है। तो अगर दोनों गेम एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो वो बंदूक में यहाँ से दूसरे गेम में लेके जा सकता हूँ। तो ये चीज़ है जो आपका एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। भाई जैसे अब मैं रियल वर्ल्ड में क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब मैं आज अपने मोहल्ले के लिए खेल रहा हूँ, कल को मैं अपने कॉलेज के लिए खेल रहा हूँ, बैट तो सेम ही है, वो मेरा बैट है,
सेम चीज़ अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड में कर पा रहा हूँ कि मेरे पास आज एक बैट है, मैंने 100 रन बना दिए, और कल को कहीं और लगेगा वहाँ मैंने भी 100 रन बना दिए, और आने वाले टाइम में क्या कह रहा हूँ, यार चलो ठीक है अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो बैट किसी और को बेच दिया। अब हुआ क्या, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, मैंने वो बैट किसी को, मैं 16 साल का हूँ, मैंने वो बैट किसी को बेच दिया, बेच के निकल लिया। अब मेरा सिलेक्शन हो गया आईपीएल में। अब जो वो बैट था जो जिससे मैं क्लब में खेला था, जो मैंने 10,000 का बेचा था किसी को, डिजिटल डिजिटल बैट, अब वो बैट जो है 10 लाख का हो गया। क्यों? क्योंकि मैं तो आईपीएल में चला गया, हो सकता है कल को इंडिया की टीम में चला जाऊँ। अब वो 10 लाख में उसने बेच दिया, तो उसने पैसा कमा लिया वहाँ पे। सेम चीज़ होती है आने वाले टाइम में, हो जाता है क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम पहुँच गया, अब 10 लाख का आइटम हो गया 1 करोड़ का। तो ये वैल्यू है, जो रेयर आइटम्स हैं अगर उनके एनएफटी क्रिएट कर रहे हैं तो वैल्यू उनकी बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। सेकंड चीज़, ये सारे आइटम्स प्रोग्रामेबल हैं। थर्ड चीज़, इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, सब कुछ ब्लॉकचेन पे लिखा हुआ है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, हर जगह सर्वर है, जो चाहे वो जाके वेरीफाई कर सकता है। सो ये पूरा गेम है फंजिबल टोकन्स का और नॉन फंजिबल टोकन्स का। एनएफटीज अच्छे हैं बुरे हैं ये डिसीजन आप खुद से लेंगे, और इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो मेरा पॉइंट इतना सही है, अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हो, तो देखो अनसिक्योर तो है ही, इसके लिए कोई आपको गारंटी, रिटर्न वाली गारंटी तो नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, गेम ऐसा है कि आपने आज लगाया है तो आपको शाम तक पैसे मिल सकते हैं। तो वो वाला पार्ट पे ज़्यादा ध्यान ना देके इसको एज ए टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो सच में बहुत बढ़िया है। क्रिप्टो करेंसी प्रोग्रामेबल मनी है, मतलब प्रोग्रामेबल मनी का मतलब ये है कि आपको बीच में बैंक की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरा का पूरा सब कुछ एक प्रोग्राम में लिख दिया, वो प्रोग्राम आपने वेरीफाई कर लिया, वो प्रोग्राम पब्लिकली अवेलेबल है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अगर आप कल की डेट में, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, कल की डेट में आपने एक सेविंग प्लान लिया, तो अभी क्या होता है, सेविंग प्लान आपने लिया, एक आपको एक एसआईपी कोई बेच रहा है, उसमें उसने कुछ भी टर्म्स लिखी हुई हैं, और वो टर्म्स पे जाके आपको बता तो कुछ और रहा है सेल्समैन, और वो टर्म्स निकलते जाए कुछ और। आपको लग रहा है कि 5 साल बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे मिलेंगे 15 साल बाद। भाई 5 साल तक हमने जमा करा, फिर 5 साल लॉकिंग पीरियड, और अगले 5 साल में वो एक एक साल करके देंगे। तो ये गेम बहुत चलता है जो आपके फाइनेंशियल सेविंग प्लान होते हैं। लेकिन अगर आप वो ब्लॉकचेन की बात करें तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और अगर आपने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मनी इन्वेस्ट की है तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा जो उसमें टर्म्स लिखी हुई है। उसमें कोई गेम नहीं खेल सकता। अगर उसमें ये लिखा है कि 5 साल बाद पैसा मिलना है, तो तुरंत जैसे 5 साल में आखिरी दिन पहुंचेगा 5वें साल का, तुरंत वहाँ से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और जो भी उसके बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में जितना जितना पैसा है उतना अमाउंट, उतना पैसा पहुँच जाएगा। तो ये वैल्यू है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। सो ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है, आने वाले टाइम में फ्रॉड कम हो जाएंगे। और रही बात क्रिप्टो करेंसी की, तो जब ये सारे यूज़ केस बन के आएंगे तो मज़े की बात यह है कि कोई भी यूज़ केस चलाने के लिए ना, जो अब बाई चांस मैं अगर ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा हूँ तो भाई कोई तो पैसा देगा ना उसका, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? जब मैं उस ब्लॉकचेन पर कुछ लिख रहा हूँ, लिख तो माइनर्स रहे हैं, लेकिन जब मैं वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लिखने की, तो मुझे एक फ़ीस देनी होती है, उसको मैं कहता हूँ गैस। तो वो गैस फीस जो होती है, जब बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते अगर वो गैस फीस बढ़ रही है, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ेगी। आज की डेट में ये प्योर गेम है डिमांड सप्लाई का। आने वाले टाइम में डिमांड सप्लाई भी है और यूटिलिटी भी है। तो जब यूटिलिटी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तब ये चीज़ स्टेबल भी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा ऐसा है कि यार आज एक इथीरियम है, उसकी वैल्यू कुछ कुछ $1000 है, कल को उसकी वैल्यू कुछ $100 हो गई, फिर $10,000 हो गई। ऐसा नहीं रहेगा हमेशा, क्योंकि अभी क्या गेम है, अगर बहुत डिमांड बढ़ गई तो वैल्यू बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई तो वैल्यू घट जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में ये सिर्फ एक फैक्टर रहेगा क्रिप्टो करेंसी के प्राइस का। जो बड़ा फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, कितने लोग हैं जो उसको यूज़ करना चाहते हैं, गैस की डिमांड कितनी है। तो उस बेसिस पे इनकी वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी, और तभी इसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो ये सेशन था ब्लॉकचेन, एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी। ये देसी लैंग्वेज में बात करके बहुत टाइम बाद अच्छा लगा। और ये सब वीडियो मैंने बनाई क्यों, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में काम करता हूँ, तो मुझे लगा जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरी लैंग्वेज समझती है,
उन लोगों के लिए वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। तो बाकी आप बताओ, अगर कुछ वीडियो आपको लगता है कि हाँ कोई और वीडियो बनानी चाहिए टेक्नोलॉजी से लेके, तो आप कमेंट कीजिए और मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।